आइए विद्यार्थी, आज जो है एक बहुत बढ़िया टॉपिक पर हम लोग बात करने चल रहे हैं जो फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण देखिए, स्टूडेंट को ये बात बहुत मज़े से समझ में आता है कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है, फिर वेलोसिटी किधर है, स्पीड किधर है, स्लो है फास्ट है, डायरेक्शन बदल रहा है वेलोसिटी का, ये बात सबको समझ में आता है। अब रहता लोग ये इसमें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, हम लोग बात अच्छा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। फाइनली आप जानिएगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वही एक्सेलरेशन है। तात्क्षणिक त्वरण को ही त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तात्क्षणिक त्वरण पर पहुंचने के लिए हम लोग को शुरू करना पड़ेगा औसत त्वरण से, एवरेज एक्सेलरेशन से। अब एक आपको एक आइडिया दे रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। वो तो हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे उसको और उसके पे काम करेंगे। एक मेजर बात यह है कि जब कभी आपको लगे कि किसी पार्टिकल के वेलोसिटी में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि पार्टिकल में त्वरण है। यही मेन बात है। माने एक्सेलरेशन का जो संबंध है समय के साथ पार्टिकल के वेलोसिटी के परिवर्तन में, वेलोसिटी से नहीं, वेलोसिटी के परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। इसमें महत्वपूर्ण चीज है चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी क्या? चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, इसी का हम लोग स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन में। देखिए, अब एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि वेलोसिटी जो होता है वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है। तो देखिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले, सपोज करिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो अभी वेलोसिटी बदल जाएगा। मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड बढ़े, स्पीड बढ़े, तो अगर स्पीड बढ़ेगा, पार्टिकल का स्पीड अगर इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। अगर मान लीजिए स्लो डाउन हो रहा है, उसका स्पीड घटे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी उसका स्पीड बढ़े या घटे। बढ़ेगा तो अभी वेलोसिटी बदल जाएगा, घटेगा तो अभी वेलोसिटी बदल जाएगा। और वेलोसिटी के साथ एक चीज है उसका डायरेक्शन। आप जानते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, पार्टिकल जिस पथ पे गति कर रहा होता है, पथ के किसी भी बिंदु पे जहां उसका पोजीशन है, पथ के उस बिंदु पे अगर आप एक टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल जाए तो हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी बदल गया। तो देखिए, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने के चलते या वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने के चलते या फिर दोनों के बदलने के चलते आपको पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और आप लोग को समझने के लिए, जब कभी आपको लगे कि पार्टिकल के वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, एक सिंपल हम आपको मोटरसाइकिल ले रहे हैं, आप उसका स्पीड बढ़ाएं तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। आप उसका स्पीड घटाए तो अभी उसमें एक्सेलरेशन होगा। आप उसका डायरेक्शन बदल दिए तो अभी उसमें एक्सेलरेशन होगा। या मान लीजिए स्पीड भी घटा बढ़ा रहे हैं, साथ साथ डायरेक्शन भी बदल रहे हैं, तो अभी उसमें एक्सेलरेशन होगा। बात समझे कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है उसका संबंध समय के साथ वेलोसिटी के चेंज से। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग बढ़ने के लिए आपको पहले से देख लीजिए, हम लोग का कंटिन्यूटी में क्लास चल रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, 5 लेक्चर इसके पहले है। आप लोग उसको सीक्वेंस में देखिएगा, तब आपको मजा आएगा भरपूर। पूरा रेस्ट एंड मोशन आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको बता रहे हैं, हमको बताना है मेनली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में त्वरण बोलते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन पर फोकस करना है। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब तो आप जानते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप पढ़ते आ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन। तो हम शब्द बोले एक्सेलरेशन, यही हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है, और उसी का नाम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर पहुंचने के पहले हमको एवरेज एक्सेलरेशन पर चलना होगा। ठीक है, और हम आपको कुछ बता रहे हैं। यहाँ देखिए,
कि कैसे चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि देखिए ये एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन की बात हम लोग करेंगे। पहले हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है किसी पार्टिकल के एवरेज एक्सेलरेशन एक टाइम इंटरवल में पार्टिकल के वेलोसिटी के चेंज और उस टाइम इंटरवल के रेशियो से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आप लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिख लीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल is defined ठीक है, इस डिफिनीशन को आप लोग देख लीजिए। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड इन एन इंटरवल ऑफ टाइम एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। कुछ ऐसे, ये देखिए एक्सेलरेशन ऐसे लिखेंगे, एवरेज, चाहे पहले भाषा में लिखेगा ऐसे, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखोगे change in velocity divided by time interval। ऐसे लिखिएगा वहाँ से, एक्सीलरेशन एवरेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बाई डेल्टा t। कुछ समझ में आया? Average acceleration of a particle is defined in an interval of time as the ratio of change in velocity to the time interval। Average acceleration equal to change in velocity divided by time interval। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। ओके, याद कर लीजिए, यही है, ये मेन डिफिनीशन है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। अब ये देखिए, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहिएगा, ऐसे मैग्नीट्यूड एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिखिएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन जो कि एक वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखिएगा, ये बराबर हो जाएगा ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और इसको समझिए आप, वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो यहाँ जब लिखना होगा इक्वल टू डेल्टा भी लिखिएगा। ये देखिए, ये v2 वेक्टर, बाद वाला वेक्टर, बाद में वेलोसिटी, घटाओ शुरू वाला वेलोसिटी, हमेशा बाद वाला में से शुरू वाला घटाइएगा, ये निकलेगा चेंज इन वेलोसिटी अब बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और इसका मैग्नीट्यूड। फिर वेक्टर के घटाओं का फार्मूला आपको मालूम है, दो वेक्टर के घटाओं का फार्मूला। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन अगर इस तरह से लिखते हैं, एक्सेलरेशन एवरेज का मैग्नीट्यूड बराबर, अब चेंज इन वेलोसिटी लिखिएगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो आप जान रहे हैं ये कितना होता है, ये हो जाएगा आपका
v2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा v1 स्क्वायर -2 v2 v1 cos ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई तो डेल्टा टी है ही। मतलब ये लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में आ जाए कि वेलोसिटी वेक्टर है, आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो v2 वेक्टर में से v1 वेक्टर को घटाना है, वेक्टोरियली घटाना है। बात समझे कि नहीं? जब भी घटाना है तो वेक्टोरियली घटाना है, ये बात याद रखिएगा। तो उसका v2 घटाओ v1 का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फॉर्मूला याद है ना, उसके हिसाब से आपको ऐसे हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन की बात देखिए, अगर इसमें आप डायरेक्शन की बात करिएगा, समझ गए कि नहीं आप लोग? ये इतना इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम आते हैं अब डायरेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी, आपका एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ से अगर आप लिख रहे हैं ऐसे, एक्सेलरेशन एवरेज इतना इक्वल टू ये चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल है। तो देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप लोग याद होगा कि आप ऐसे लिख सकते हैं 1/Δt अब मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। वैसे इस तरह के काम आप तो बहुत किए हैं। और इधर आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। तो ये समझने वाली इसमें बात ये है कि देखिए समय अंतराल तो धनात्मक है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो 1/Δt भी पॉजिटिव होगा। तो टोटल का डायरेक्शन निकालिएगा ऐसे, ये टोटल जो टर्म आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इतना, ये देखिए ये वाला जो फैक्टर है ये पॉजिटिव है, अब उसके बाद ये चेंज इन वेलोसिटी है। बोलिए, तो जब पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, पॉजिटिव है जो भी ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर ये पॉजिटिव है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, तो 1/Δt भी पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव से डेल्टा भी में गुणा करिएगा, डेल्टा भी वेक्टर है, आपको याद होगा कि एक वेक्टर में जब एक पॉजिटिव संख्या से गुणा किया जाता है तो टोटल का डायरेक्शन वही होता है जो इस डेल्टा भी का डायरेक्शन होता है, और इस टोटल का जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी समय अंतराल में एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो उस इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। समझ गए कि नहीं? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इन एन इंटरवल ऑफ टाइम स्पेलिंग आपको बढ़िया समझ में या लिखा हुआ है, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इन एन इंटरवल ऑफ टाइम द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is in direction of change in velocity, change in velocity। याद रखिएगा, माने जिधर डेल्टा भी होगा उधर ही एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ये समझना है। इसके हिंदी लिखना पड़ेगा, दो जगह हिंदी का प्रयोग किए हैं और इंग्लिश का। यहाँ पे देखिए एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल, ये तो चल जाना चाहिए आप लोगों को। माने आप ऐसा करते हैं, ये जो भाषा लिखा है ना यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, हिंदी अगर लिखने की इच्छा है ऐसे देखिए, आप कम से कम फॉर्मूला लिख लीजिए ऐसे, औसत त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई समय अंतराल। औसत त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बाई समय अंतराल। यहाँ लिख लीजिएगा
एक्सिलरेशन एवरेज ये ना है, वेग में परिवर्तन डेल्टा भी बाई डेल्टा टी। ठीक है, कोई अगर इसका हिंदी में पूछे कि भाई कैसे लिखिएगा, आप बोलिएगा किसी कण का औसत त्वरण के अनुपात से परिभाषित किसी कण का औसत त्वरण एक समय अंतराल में कण के वेग में परिवर्तन। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या हो गया, वेग में परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात मतलब रेशियो से परिभाषित किया जाता है। हो गया। फिर अब बाकी सब बात आप पूछ ही रहे हैं, बोलो ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा यहाँ से ये एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन जो है इतना बराबर 1/डेल्टा टी, डेल्टा टी से डिवाइड करना मतलब 1/डेल्टा टी से गुणा करना, ऊपर में तो लिख ही दिए हैं, उसके हिसाब से यहाँ भाषा दे दिए। ठीक है, अब इसको समझा रहे हैं डायरेक्शन वाला फैक्टर, ये डेल्टा भी है ना, तो अब क्या कहिएगा, इसकी दिशा वही होगी जो डेल्टा भी की दिशा होगी, तो इस बात को भी लिख दे रहे हैं। किसी सभी की दिशा होती है, औसत त्वरण की दिशा अंडरलाइन कर रहे हैं, औसत त्वरण की दिशा वही होती है जो उस समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दिशा होती है। वेग परिवर्तन की दिशा समझ में आया कि नहीं, स्पष्ट हो गया, हिंदी जरूरी था कि नहीं, मैंने मेरा ख्याल है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी में जब लिखा जाता है तो थोड़ा बेहतर समझ में आता है, तो वही बात है, सब आप लोग के लिए लिख दिए। वैसे तो ये कि इस तरह का कोई रास्ता है जनरल केस में, सपोज करिए इस तरह का एक पाथ है, ठीक है, ये कोई पाथ है। अब देखिए अगर कोई पार्टिकल एक कर्ण पाथ पर गति कर रहा होगा तो इस बात की गारंटी है कि उसमें त्वरण होगा, इसलिए क्योंकि अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है एक समान चाल से जा रहा है तो ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन कर्ण पाथ पे जाएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो जरूर बदलेगा। मान लीजिए इस बिंदु पर जब पार्टिकल था, इस बिंदु ये कोई बिंदु है यहाँ पे, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर पार्टिकल जो है t1 टाइम पे है, और सपोज कर रहे हैं हम एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट ए जनरल केस, ताकि आपको समझ में आए कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है, टेंजेंट की दिशा में होगा, इसका कुछ ये मान लीजिए कि v1 वेक्टर है, अगर वेक्टर के रूप में सोचिएगा तो ये v1 वेक्टर इधर की ओर है, बोलिए, और बाद के समय में मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे आया, ये बिंदु दूसरे बिंदु पे आया, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऐसे होगा, ठीक है, ये इस बिंदु पर के टेंजेंट की दिशा में है,
ये मान लीजिए कि V2 है ऐसे। आप हमको ये बताइए इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला कि नहीं? नहीं बदला। ये डायरेक्शन इधर था, अब इधर हो गया। क्लियरली आप देख रहे हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऐसे हो गया। तो देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी एटलीस्ट इन डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी बदला होगा तो डायरेक्शन तो बदला है, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल T1 टाइम पे था और यहाँ पर पहुंचा, ये T2 टाइम पर यहाँ पर पहुंचा। आपके सुविधा के लिए हम मान ले रहे हैं कि सपोज करिए ये V1 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बराबर ही मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है उसका 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी V1 का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पर V2 का मैग्नीट्यूड कुछ आ जाएगा। सुविधा के लिए इसको भी मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड ही है। ठीक है, एक स्पेशल केस की तरह मान लीजिए यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको आप चाल कहते हैं वो नहीं बदला। बदला क्या? डायरेक्शन। यहाँ भी 10 है, वहाँ भी 10 है, लेकिन डायरेक्शन देखिए। इसका डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन देखिएगा, इसके डायरेक्शन को अगर हम डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है कि नहीं इसका डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं। इसका डायरेक्शन ठीक है, इसका डायरेक्शन देखिए। ये वाला को हम ये इधर ला दिए, ये 10 मीटर ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। आप ये देखिए ऐसा ही ना V1 का दिशा है, बोलिए। ये V1 का दिशा ऐसे, V2 का दिशा ऐसे। आप लोग बार बार बोलते हैं कि बउआ स्पीड नहीं घटाना है, स्पीड का चेंज नहीं है, ये किसका चेंज है? वेलोसिटी का। ये मान लो कि एक कोण तुम्हारा यहाँ पर एक कोण थीटा बना, ये कोण सपोज करो कि 60 डिग्री है। बोलो, नहीं दिखा? ये जो दिखा तुम लोगों को, देख लो, ये V1 ऐसे है। बोल यार, मैग्नीट्यूड में 10 है, यहाँ पर आए तो V2 ऐसे हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम मान ले रहे हैं मतलब कैलकुलेशन में सुविधा के लिए कि बराबर ही है, वैसे मैग्नीट्यूड ये घट बढ़ भी सकता था। अच्छा ठीक है, मैग्नीट्यूड हम माने कि कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदला कि नहीं? अच्छा हम पूछेंगे स्पीड का चेंज बताओ, व्हाट इज चेंज इन स्पीड? स्पीड का चेंज, अरे स्पीड यहाँ 10 है एंड यहाँ स्पीड 10 है, तो स्पीड स्केलर है, सीधे घटाओ ना, 10 में से 10 जीरो हो जाएगा। शुरू में यहाँ पर स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा हम मान करके काम कर रहे हैं। तो स्पीड अगर कोई पूछेगा व्हाट इज चेंज इन स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 में से 10 घटाओगे सीधे जीरो हो जाएगा। ये स्केलर स्पीड की बात करोगे तब, लेकिन वेलोसिटी में ये इसमें से इसको घटाओगे तो ये आपका ये जो है जीरो नहीं होगा, ये वेक्टर है, इसको वेक्टोरियली घटाना होगा। V2 वेक्टर में से V1 वेक्टर को आपको घटाना होगा। ठीक है, तो इसको जो है आप ये देखिए, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला वेक्टर पूरा कॉपी हो रहा है, आप यहाँ देखिए, इसी में से है, बोलो, है ना? इस V1 वेक्टर को हम यहाँ लाए, देख लो यही है, डायरेक्शन भी बिना डायरेक्शन बिना मैग्नीट्यूड बदले हुए हम यहाँ लाए V1 को। और ये कौन सा है? ये जो V2 वेक्टर जो तुम्हारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ना V2 है, इसी पर से कॉपी कर रहे हैं, ये ऐसे यहाँ लाए, ये तुम्हारा V2 वेक्टर है। देख लो इस फिगर में उल्टा उल्टा नहीं ना हुआ,
इसमें मिला के देख लो, सेम है कि नहीं, सेम सेम है। तो ये तुम्हारा जो है ये ऐसे है, तो ए वेक्टर तुम्हारा ये v1 है, ए वेक्टर तुम्हारा v2 है, ऐसे है, n है, ये तुम्हारा v1 है, ये तुम्हारा v2 है, और ये तुम्हारा ये डेल्टा थीटा है। देखा तुम लोग, जो कि 60 डिग्री है। अब इसमें से यहाँ देखो, इसके v1 के हेड से अगर तुम v2 के हेड तक ऐसे ड्रॉ कर देगा, ये जो मिलेगा ये तुमको चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। ये जो होगा तुम्हारा, ये जो मिलेगा तुम्हारा ये डेल्टा v हो जाएगा। तुम लोग सोच रहा होगा कैसे, तो मान लो ये बिंदु तुम्हारा O है, ये बिंदु तुम्हारा A है, और ये तुम्हारा B है, फिगर दिख रहा है। तो आप देखो तो ये OA वेक्टर फिगर से, ये OA वेक्टर O से A तक OA वेक्टर, आप प्लस क्या लिखोगे, प्लस ये AB वेक्टर बराबर कितना होगा, OB वेक्टर, ट्रायंगल रूल से, इसमें तो कोई शक नहीं है, बोलिए जनाब। ये OA वेक्टर और इसके हेड से है, OA के हेड से है AB, तो AB वेक्टर, और फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड तक मिला है, तो ये हो जाएगा OB वेक्टर। बोलिए, तो यहाँ से आप इस AB वेक्टर की बात करिएगा, तो AB वेक्टर देखिए कितना हो जाएगा, AB वेक्टर बराबर हो जाएगा ये OB माइनस OA होगा। OB कितना है, OB तुम्हारा V2 है, OA तुम्हारा V1 है, बोलो ना। ये OB जो है V2 है, OA जो है V1 है, तो V2 में से V1 को घटाओगे, ये तुम्हारा AB निकल जाएगा, निकल गया। तो ये V2 घटाओ V1, यही ना डेल्टा V हो जाएगा। फिगर से सोचो तो नहीं होगा। ये बहुत बारीकी ढंग से समझिए। देखिए स्पीड नहीं बदला है, कांस्टेंट स्पीड से मान लीजिए जा रहा है कर्व पाथ पे, लेकिन डायरेक्शन बदला है तो वेलोसिटी बदला है। अब वेलोसिटी बदला है तो एक चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, अब उस चेंज इन वेलोसिटी से टाइम इंटरवल में भाग दे देंगे टाइम इंटरवल से, तो हमारा एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग। और डेल्टा भी अगर इधर की ओर है, डेल्टा भी इस डायरेक्शन में है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इधर डेल्टा भी है तो एवरेज एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को। तो अब आप जब निकालिएगा यहाँ पे, ये देखिए आप वेक्टर के घटाव जान रहे हैं अच्छी तरह से, बोलिए। वेक्टर के डायग्राम आपको बना दिए, चेंज इन वेलोसिटी का दिशा दिखा दिए, और मैग्नीट्यूड हालांकि कांस्टेंट है, फिर भी वेलोसिटी में एक चेंज है, और वो वेलोसिटी का जो चेंज है वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज के चलते हैं। और इस केस में आप फिगर से समझ गए हैं कि ए बी वेक्टर जो होगा, अगर V1 ऐसा है V2 ऐसे है, तो ए बी जो है ये चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। अगर आपको ज्योमेट्री का ज्ञान है तो बहुत आसानी से आप लेंथ निकाल सकते हैं। चूंकि देखिए V1 V2 का मैग्नीट्यूड, ए वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड तो बराबर है, दोनों 10-10 है, 10-10 ईच 10। तो अगर ये 10 है ये 10 है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इधर का एक कोण अगर अल्फा बनेगा तो इधर का भीतर का भी एक कोण अल्फा बनेगा, बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये थीटा आप प्लस ये अल्फा आप प्लस अल्फा, तीनों मिलके 180 डिग्री, ये आप 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये आपको दिया गया है कि थीटा 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये 2 अल्फा आ गया आपको 120 डिग्री, अल्फा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए आप इसमें तीनों ही कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण 60, ये 60 और ये 60, तो तीनों साइड बराबर हो जाएगा। इस ट्रायंगल के तीनों साइड कोण बराबर है भीतर वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ से क्या निकलेगा, ए बी लेंथ जो हैगा, ए बी लेंथ उतना ही होगा, ए बी जितना ओ ए है, बोलिए ना। तब ए बी कितना हो जाएगा, ए बी लिखिएगा, यही ना डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड है, बोलिए। ए बी ही तो, ये ए बी जो दिख रहा है यही डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड है, तो ये ओ ए के बराबर है। और ओ ए कितना है, वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, बोलिए ना। इस बार देखिए V1 भी 10, V2 भी 10 एंड चेंज इन वेलोसिटी भी
10 इसलिए क्योंकि एंगल बीच में 60 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला जो है चेंज इन वेलोसिटी, ये भी यानी चेंज इन वेलोसिटी ये भी निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि इधर के डायरेक्शन में है। ओके, आपके पास दूसरे मेथड्स भी हैं इसको निकालने के लिए। मैंने दो वेक्टर के बीच का कोण अगर मालूम है तो आपको घटाने का ये भी तरीका तो मालूम है। आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये v2 स्क्वायर प्लस ये v1 स्क्वायर घटाओ 2 v2 v1 कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे ये कितना है, ये 10 है, 10 स्क्वायर प्लस ये 10 स्क्वायर माइनस 2 गुना 10 आई इंटू 10 कॉस 60 डिग्री होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 200 आइए करिएगा, कॉस 60 डिग्री 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर 100। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 10 आ जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस फार्मूला से भी आ गया और वो सिंपल ज्योमेट्री से भी आप निकाल लिए। अब आपका मान लीजिए यहाँ का टाइम पे हम चर्चा नहीं किए हैं पीछे में, एक टाइम मान लीजिए ये जो टाइम था, ये टाइम सपोज कीजिए आपका 0 सेकेंड था, यहाँ शुरू किए, और यहाँ का टाइम मान लीजिए ये t2 जो है ये हम बोले 0.5 सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड। माने इस टाइम को यहाँ जहाँ पहला मेजरमेंट कर रहे हैं इस टाइम को हम बोल रहे हैं ये जो है 0 सेकेंड, और वहाँ पे हम गए तो 0.5 सेकेंड। तो चेंज इन टाइम निकालेंगे, बोलिए। अब अगर आपको लिखना है ऐसे, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कितना लिखिएगा, ये डेल्टा v का मैग्नीट्यूड अब बाई डेल्टा t लिखिएगा, इधर सॉल्व करिएगा। ये देखिए डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये आया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हुआ, बाद वाला 0.5 और शुरू वाला आपको 0, इतना सेकेंड। ये हो जाएगा आपका कितना, ये 20 मीटर, और ऊपर में देखिए मीटर पर सेकेंड है, नीचे में सेकेंड है, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 आएगा नीचे में 1/2, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, डायरेक्शन की दृष्टि से तो आप इसमें डायरेक्शन की दृष्टि से देखें तो आप ये देखिए, ये वाला का जो डायरेक्शन है आपका, इधर वाला कोण तो 60 डिग्री हो गया, इसका डायरेक्शन किधर है, आप पहला अगर v1 के डायरेक्शन के साथ देखिएगा तो v1 इधर की ओर है, और भीतर वाला कोण अगर ये 60 बना तो इधर वाला कोण कितना बनेगा, 120 डिग्री। तो कोई पूछेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन v1 से कितना कोण बनाया, 120 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछेगा v2 के साथ कितना कोण बनाया, तो यहाँ देखिए तो ये आपका डेल्टा v का दिशा ऐसे है ना, ये v2 का डायरेक्शन ऐसे, बोलिए। तो कोई पूछेगा v2 के साथ कितना कोण बना रहा है, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, तो ये वाला कोण v2 के साथ एक कोण बनेगा, v2 का दिशा, इसके दिशा को बढ़ा दिए, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपसे कोई पूछेगा एवरेज एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे है, तो v2 के साथ इस तरह से क्लॉकवाइज 60 डिग्री, आइए अगर v1 के साथ देखिएगा तो 120 डिग्री क्लॉकवाइज इसमें ऐसे बन रहा है। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, क्लियर समझ में आया कि नहीं, कि एक्सेलरेशन का संबंध चेंज इन वेलोसिटी से है, वेलोसिटी वेक्टर है, v2 में से v1 को आप घटाइएगा, चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा, जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो टाइम इंटरवल है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो है मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये इस तरह के बात है। और वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का चेंज, जब वेलोसिटी बदलेगा तो आप समझ जाइए कि उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब इसके बाद की बात हम लोग कर रहे हैं, इतना तो हो गया, एक चीज बोल रहे हैं, अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मजा आया कि नहीं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is defined at an instant of time as the limiting value of average acceleration when time interval tends to 0.
क्षणिक त्वरण क्षण पर औसत त्वरण के सीमांत मान से परिभाषित किया जाता है जब समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर होता है। ये बुझिए इस इंग्लिश का हिंदी हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो स्टॉप करके लिखेंगे। ओके, अब इसका गणितीय भाग अगर हम लिखते हैं ऐसे ऐसे देखिए, आप क्या लिखिएगा, ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ लिखिएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जो कि बराबर हो जाएगा डी वी बाई टी टी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान डेल्टा टी टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? आप जानते हैं भाई कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है, एवरेज है। आईसी का मान उस समय प्राप्त करना है जब डेल्टा टी से 0 की ओर टेंड करेगा। तो देखिए, जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी आप बाई टाइम इंटरवल लिखते हैं, उस टाइम इंटरवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या है कि इंस्टेंटेनियस भी एक तरह का डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही है। ये भी इंस्टेंटेनियस भी जो है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही है। इसमें विशेष क्या है कि डेल्टा टी 0 की ओर टेंड करेगा, यानी जो टाइम इंटरवल है, हम लंबा टाइम में विचार नहीं करेंगे, लंबा टाइम इंटरवल में डेल्टा भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा हो, उस 0 की ओर टेंड करते हुए समय अंतराल डेल्टा टी में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा डेल्टा वी, उस डेल्टा वी में इस 0 की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा कैलकुलस की भाषा में वो उसका लिमिटिंग मान होगा। एंड वो जो लिमिटिंग मान होगा वो डी वी बाई डी टी हो जाएगा। एंड वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? ऐसा आप करते आ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आ गए। तो एवरेज ही है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही है, लेकिन कब का, जब डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा होगा। जब डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा होगा उस समय जो डेल्टा वी होगा, उस डेल्टा वी में 0 की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी से जब डिवाइड करिएगा तब जो मान प्राप्त होगा वो उसका लिमिटिंग मान होगा कैलकुलस की भाषा में, और वो उसका डी वी बाई डी टी के बराबर होगा। एंड वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक बात और इंटरेस्टिंग देखिए, आप तो जानते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? अगर ये कोई पूछे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड कर रहा होगा उस समय का जो डेल्टा वी होगा, उस डेल्टा वी का जो दिशा होगा, उस डेल्टा वी के दिशा में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का दिशा होगा। जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड करेगा, उस 0 की ओर टेंड करते हुए डेल्टा टी की परिस्थिति में जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, उस डेल्टा वी का जो डायरेक्शन होगा, उस डेल्टा वी के डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब ये याद रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है किसी स्पेशल केस में, वेलोसिटी के डायरेक्शन के उल्टा भी हो सकता है, वेलोसिटी पर 90 डिग्री भी हो सकता है, वेलोसिटी के साथ जो है 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी कोण बना सकता है। समझ पाए कि नहीं? परिस्थिति के हिसाब से वो सब आप लोग देखिएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब होगा तो पाथ के टेंजेंशियल होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब होगा तो पाथ के टेंजेंशियल होगा। एक्सेलरेशन पाथ के टेंजेंशियल हो कोई जरूरी नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा हो इंक्रीजिंग स्पीड से या डिक्रीजिंग स्पीड से, तब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल टू द पाथ हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कोई केस बनता है तो उसमें टेंजेंट की दिशा में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? वो 90 डिग्री भी हो सकता है। आप आगे चलकर देखिएगा, एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें वेलोसिटी रहता है सर्कुलर पाथ पर टेंजेंट की दिशा में,
और एक्सेलरेशन रहता है सेंटर की दिशा में। इस तरह से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का कोण आपका 90 डिग्री बनता है। जब कोई पार्टिकल ऐसे ड्रॉप कर दें अंडर ग्रेविटी, तो जब ये गिर रहा होगा तो वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है एंड गिरते समय उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। अगर किसी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी पत्थर के टुकड़ा को अगर हम फेंक देते हैं, थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब ऊपर जाता है तो घटते हुए चाल से जा रहा होता है, वेलोसिटी का दिशा ऊपर होता है जाने के क्रम में, और उस समय एक्सेलरेशन होता है नीचे के डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का कोण 180 डिग्री बन सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल है और एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड उसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का कोण मतलब शुरू में अगर ऐसे तिरछा फेंके हैं तो 90 से ज़्यादा रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 90 डिग्री पर हो जाते हैं एंड उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का कोण घटने लगता है। तो उसमें बदलते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का कोण बदलते रहता है। तो आप, मेरा इतना कहने का मकसद ये है कि आप ये ना समझें कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ होगा या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। बीच का कोण 0, 180 डिग्री, 90 डिग्री या फिर कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन के मामले में हमको चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन परिस्थिति के हिसाब से वैरी करेगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में याद रहे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में का जो डायरेक्शन होगा उस चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा जो उस समय प्राप्त होता है जब डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा हो। तो जब डेल्टा टी 0 की ओर जाएगा तब का जो डेल्टा वी होगा उस डेल्टा वी के डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। इतना बात आप दिमाग में रख लीजिए। समझ गया कि नहीं? तो आप लोग के लिए ऐसे लिख दिए हैं कि ए बराबर डी वी बाई डी टी। यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर इसमें और हम लोग लैंग्वेज जोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, ये आप अगर इस रिलेशन का आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ए बराबर अगर डी वी बाई डी टी, अगर यहाँ से डिफरेंशियल लिखना सोचते हैं तो आप यहाँ पर भी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा, ये जो एक्सेलरेशन है आपका, आप कहिएगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप यहाँ देखिए क्या किया, देखिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी वेक्टर नॉट इट्स स्पीड, डायरेक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना है v वेक्टर को t के साथ। तो बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समय के सापेक्ष वेग की परिवर्तन की दर है तात्क्षणिक त्वरण। और इस यहाँ से कोई आपको डिफिनेशन लिखने को कहे तो आप कहिएगा तात्क्षणिक त्वरण वेग की परिवर्तन की दर है। तात्क्षणिक त्वरण समय के सापेक्ष वेग की परिवर्तन की दर है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और एक बात देखिए, इसको फिर हम इसको डायरेक्शन वाले पॉइंट को लिख देते हैं जिसको लोग नहीं लिखता है प्रायः। और आप इसके यूनिट की अगर बात करते हैं देखिए, तो ये अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ऐसे, तो ये भी तो एक तरीका का डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही ना है। बोलिए ये क्या भाई, भले लिमिट लगा हुआ है लेकिन वास्तव में क्या है एक्सेलरेशन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही है। डेल्टा टी 0 को टेंड करेगा। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट निकालिएगा तो ऊपर का यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड और नीचे में टाइम है तो इसका आ जाएगा सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड या इसको क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कोई कहेगा तो क्या लिखिएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला कोई पूछेगा तो यहाँ से क्या लिखिएगा, L1 t-2 लिख लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़, बीच में थोड़ा थोड़ा इसका चर्चा कर दे रहा है। ये कुछ हो गया और इसके डायरेक्शन पर फोकस करते हैं। देखिए ये लिख लिए ना, ये लिख लिए। अब इसका इंस्टेंटेनियस के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन देखिए आपके लिए, यहाँ ध्यान दीजिए।
ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ये कितना है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इधर क्या है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। तो देखिए इस ए का दिशा किधर होगा, इस डेल्टा वी की दिशा में, इस ए का दिशा किधर होगा डेल्टा वी की दिशा में। कब का डेल्टा वी, जब डेल्टा टी 0 की ओर जाएगा। तो जब डेल्टा टी 0 की ओर, जब समय अंतराल 0 की ओर टेंड कर रहा होता है, उस समय का जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज, ये बात समझ में आया विद्यार्थी, ये बड़ी वाइटल बात है। देखिए हम अच्छे बुक का नाम तो नहीं रखेंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए जो बहुत फेमस बुक है, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो लोग लिख दिया है कि चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका इट इज नथिंग न्यू, इट इज ऑल्सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बट हियर डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड करता है, उस समय भी तो डेल्टा वी का डायरेक्शन धीरे धीरे बदलेगा। जब डेल्टा टी का डायरेक्शन, डेल्टा टी चेंज करेगा, इन जनरल डेल्टा वी का डायरेक्शन बदलेगा। तो जब डेल्टा टी 0 की ओर जा रहा होगा, उस केस में डेल्टा वी का डायरेक्शन जिधर जा रहा होगा, जिधर टेंड कर रहा होगा, उस डेल्टा वी के डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। एंड वो कभी भी के दिशा में होता है, कभी भी से 90 डिग्री पर होता है, कभी भी के उल्टा होता है, कभी भी एंड उस चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन के बीच का कोण 0 से 180 के बीच में कोई भी मान ले सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात लिख दी है, बड़ी वाइटल है। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ दैट चेंज इन वेलोसिटी व्हिच वी गेट व्हेन टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। इसके हिंदी भी लिख देते हैं। देखिए तात्क्षणिक शून्य की ओर अग्रसर हो रहा हो, जब डेल्टा टी 0 की ओर टेंड कर रहा होगा, उस केस में जिधर डेल्टा भी अग्रसर हो रहा होगा, यानी उस केस में जो डेल्टा भी का दिशा होगा, उस डेल्टा भी के दिशा में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की दिशा होगी। मेरा ख्याल है कि हम आप लोग को समझा दिए। समझ पाए कि नहीं आप लोग, बोलिए। अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए जो शुरू में बात बोले थे कि देखो भाई, त्वरण का जो संबंध है, अच्छा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, तो इसका जो संबंध है समय के साथ वेग परिवर्तन के साथ, तो वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल, ये एवरेज होता है। इसी का जो लिमिटिंग मान हो जाता है वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है, नथिंग मोर। वेलोसिटी बदलना चाहिए, वेलोसिटी बदलना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है कि नहीं, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो या तो मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या फिर दोनों बदले। मैग्नीट्यूड बदल जाए तो अभी बदल जाएगा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड घट जाए बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए या स्पीड घट जाए, एंड उसका डायरेक्शन बदल जाए, या मान एक एक करके हो, मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो अभी एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड घट जाए तो अभी एक्सेलरेशन। ये मैग्नीट्यूड घटे बढ़े नहीं, स्पीड का मान वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए तो अभी एक्सेलरेशन होगा, समय के साथ साथ बदल जाएगा। आप मोटरसाइकिल को एक्सेलरेट कराने वाला, आप देखिए क्या क्या चीज़ है, आपके हाथ में एक लगा होता है, एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो उसको जब आप बढ़ाते हैं एक्सेलरेटर तो स्पीड बढ़ता है, इसीलिए लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर है। ब्रेक भी एक्सेलरेट कर रहा है, जब आप ब्रेक मारिएगा तो स्लो डाउन होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, तो ठीक है डिसेलरेशन उसको बोलेंगे, लेकिन स्पीड तो घटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ, तो ब्रेक भी एक्सेलरेटर का काम एक तरीके से कर रहा है। और उसका जो हैंडल है वो क्या कर रहा है,
वो डायरेक्शन बदलने के काम में आ रहा है। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन को बदल दे रहा है तो वो भी एक तरह से एक्सेलरेटर का काम कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 एक्सेलरेटर है, 3 एक्सेलरेटर है। वो जो एक्चुअल एक्सेलरेटर बोलते हैं वो तो है ही, उसे भी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग। थोड़ा बढ़ाया तो स्पीड बढ़ गया, थोड़ा कम कर दिया तो स्पीड डाउन हो गया। आप एक्सेलरेटर लिए हुए हैं, आप थोड़ा ढीला किए तो क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा। तो वो घटाता बढ़ाता है। हैंडल डायरेक्शन को करता है, आप ब्रेक भी तो स्पीड को घटा सकता है। तो इस तरह से ये सब जो है गाड़ी को एक्सेलरेट कराते हैं, ठीक है कि नहीं। अब एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को के दिमाग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डाल दे रहे हैं, अगर आप सीख गए तो बहुत फायदा करेगा। ये क्या है कि देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जानकारी के लिए, केवल 2 सिचुएशंस हैं जब किसी पार्टिकल का त्वरण शून्य होगा। 2 केसेज में कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, इन 2 केसेज में। कौन कौन केस? पहला केस, एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, कोई पार्टिकल अचर चाल से एक सरल रेखा में जब गति करेगा तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी फिक्स्ड सरल रेखा पे है एंड उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड। तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक केस है, ठीक है। और दूसरा केस है कि कोई बॉडी रेस्ट में कंटिन्यू करता हो, जैसे इस बिल्डिंग को हम लोग देख रहे हैं, इस बोर्ड को आप देख रहे हैं, तो इसका V1 क्या है, 0। थोड़ा देर के बाद देखे V2, वो क्या है, 0। तो इसका V1 भी 0, इसका V2 भी 0। ये रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है। तो जो बॉडी रेस्ट में कंटिन्यू करेगा, एक टाइम इंटरवल में, मान लीजिए रेस्ट में है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 उस टाइम इंटरवल में एंड फाइनल वेलोसिटी भी 0। तो उसका चेंज इन वेलोसिटी 0। कितना भी छोटा, अगर ये बोर्ड रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है तो डेल्टा टी कम लीजिए, छोटा लीजिए, उसको 0 क्यों टेंड कराइए। लेकिन चूंकि रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है तो छोटा से छोटा टाइम इंटरवल में डेल्टा भी 0 ही आएगा। तो जब डेल्टा भी 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये बोर्ड रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है, इसका V1 भी 0, इसका V2 भी 0, इसका चेंज इन वेलोसिटी भी 0, इसका एक्सेलरेशन 0। एंड अगर एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एंड इसके अलावा दूसरा जो केस आपको दिखाई देगा, तो उसमें या तो स्पीड बढ़ेगा, या तो स्पीड घटेगा, या तो डायरेक्शन बदलेगा। अगर सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल गतिशील हो तो उसमें निश्चित रूप से एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ये छोटे क्लास में 9th एंड 10th में जब हम लोग पढ़ते थे तो लोग बोलता था कि सर्कुलर पाथ पे अगर पार्टिकल वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करेगा तो भी उसमें त्वरण होगा। तो ये नहीं समझ में आता था कि ये लोग क्या बोल रहा है, क्योंकि उस समय हम लोग वेग को घटाना नहीं सीखे थे, केवल चाल को घटाना सीखे थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है। सर्कुलर पाथ पे जैसे ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाइएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदलाव हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है और डायरेक्शन बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा समय के साथ साथ, तब उसमें एक्सेलरेशन होगा। समझ गया कि नहीं। तो एक्सेलरेशन अब आप तुरंत जज कर सकते हैं कि कोई अगर रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है, उसका एक्सेलरेशन 0 है। समझ गया कि नहीं, उसका एक्सेलरेशन 0 है। या कोई स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इसको देखिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे है, इसी पे जा रहा है एंड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यहाँ पर जब था तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे आए, उसी डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ गए सेम डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझे क्या। तो ये V1 वेक्टर जो है वो भी बुझिए 10, जो V2 वेक्टर है वो भी क्या है 10। एक एग्जाम्पल दिए हैं, ये अगर V है तो ये भी कितना है, V है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर इसको आप V2 वेक्टर बोलिए और इसको अगर आप V1 वेक्टर बोलिए, तो ये V2 में से V1 को घटाइएगा तो चेंज इन वेलोसिटी इसमें कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। और ये देखिए, ये छोटा से छोटा टाइम में, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है
तो कितना भी छोटा टाइम लीजिएगा, अभी जितना है थोड़ा देर के बाद भी तो उतना ही है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यू कर रहा है। तो कितना भी छोटा लीजिए, अभी एक टाइम लिया और उसके थोड़ा देर के बाद जो कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल हुआ, तो उसमें भी तो वही स्पीड है, क्योंकि दिया ही गया है कि कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यू कर रहा है। तो जितना बड़ा V1 उतना ही बड़ा V2। तो अब इस V2 में से V1 को घटाइएगा, V2 में से V1 घटाना है तो V1 को उलट के जोड़ना है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 0। बोलो ना, तो चेंज इन वेलोसिटी V2 में से V1 को घटाओगे तो चेंज इन वेलोसिटी 0, और इसलिए अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यही एक केस है, एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, एक्सेलरेशन 0, या रेस्ट में कंटिन्यू करे। कोई रेस्ट में एक केस हो गया। आइए पार्टिकल मान लीजिए दूसरा केस, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, ये पार्टिकल रेस्ट में कंटिन्यूज इन रेस्ट, विराम की अवस्था को बनाए हुए है। तो विराम की अवस्था को बनाए हुए है, इसका मतलब हुआ इसका V1 भी 0 और इसका V2 भी 0, इसलिए डेल्टा भी 0, इसलिए ये इंप्लाई करेगा उसका A 0। आई होप आप लोग को मजा आ गया होगा। यही केस है जब आपकी एक्सेलरेशन 0 दिखेगा। इसके अलावा कोई नया सिचुएशन क्रिएट होगा तो या तो डायरेक्शन बदलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डायरेक्शन बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है कि नहीं। कर्व पाथ पे चलेगा, इस तरह से कर्व पाथ पे चलेगा तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन इधर है तो यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगा। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं भी बदल रहा हो तो ओके, नहीं भी बदल रहा हो तो कम से कम डायरेक्शन बदलने की तो गारंटी है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा, इसलिए पार्टिकल को एक्सेलरेशन होगा ही होगा। अगर एक्सेलरेशन समझ में आ गया तो ध्यान दीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ जो है या फर्स्ट लॉ, उसका संबंध डायरेक्ट एक्सेलरेशन से है, उसका संबंध डायरेक्ट एक्सेलरेशन से है। अब अगर ये बात समझ में, एक्सेलरेशन आप समझ जाते हैं तो न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ आप समझिएगा, आराम से समझिएगा। फर्स्ट लॉ ही सब आराम से समझिएगा, जो कहता है कि अगर किसी पार्टिकल पे नेट बल 0 हो तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 होता है मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में कंटिन्यू करेगा, आप मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे गति करेगा। तो रेस्ट में है तो अभी एक्सेलरेशन 0, स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यू किया तो अभी एक्सेलरेशन 0। तो यही दो ठो केस है जब एक्सेलरेशन 0 होगा, एंड एक्सेलरेशन 0 है मतलब नेट बल 0 है, और नेट बल 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, एंड एक्सेलरेशन 0 है मतलब या तो रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा होगा नहीं तो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत मजा से सेकंड लॉ समझ में आएगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट संबंध एक्सेलरेशन से है एंड एक्सेलरेशन का संबंध चेंज इन वेलोसिटी से है। और स्टूडेंट बड़े मजा में रेस्ट समझता है, बड़े मजा से मोशन समझता है, बड़ा मजा से स्पीड समझता है। स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड घट रहा है, आपको डेली का अनुभव है, मोटरसाइकिल चलाते हैं स्पीड बढ़ा, स्पीड घटा, डायरेक्शन बदला, समझे कि नहीं। एंड जब जब स्पीड घटे चाहे बढ़े या डायरेक्शन बदले या साथ साथ हो, स्पीड भी घट बढ़ रहा है एंड डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो आप समझ जाइए कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर है मतलब 0 नहीं है तो आगे चल के देखिएगा कि फोर्स भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तभी वेलोसिटी बदलेगा। ये बात आपको समझ में आएगा एंड अब आपको बहुत मजा आने वाला है, और यहाँ तक समझ गए तो बुझिए आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस रेस्ट एंड मोशन के जो आर्टिकल होते हैं अब आप सब कुछ समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं, भी समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं, समझ गए कि नहीं। एंड रेस्ट एंड मोशन का जितना कॉन्सेप्चुअल बात है, ये हमारा कितना लेक्चर नंबर था? छठा। तो अगर छठा लेक्चर है तो ये 6 लेक्चर में अगर रेस्ट एंड मोशन का फंडामेंटल समझ में आ जाए तो क्या, ये 6 लेक्चर में 6 घंटा समय दे करके सीखना महंगा सौदा नहीं है, सस्ता है, बोलिए। तो चलिए आप लोग यहाँ तक कंटिन्यू किए, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अब इसको रोकते हैं, थैंक यू।